अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक अज़ कलम इफ़्फ़त सहर ताहिर, एपिसोड 19। आज फिर दिल बेहद पशमुर्दगी के हिसार में था। तमाम रात उसकी नींद बेहद डिस्टर्ब रही थी। इतने दिनों के बाद जाने क्यों फिर से उमर काज़मी की याद ने उसे तंग करके रख दिया था। हालांकि वो उसे बेवफा और संग दिल शख्स के लिए एक भी आंसू ना बहाने का खुद से वादा कर चुकी थी, मगर यादें थी कि अंधों की तरह पुरशोर अंदाज में दिल के कौड़ों को धकेलती एक के बाद एक क्यों तले जमा होती चली जा रही थी। वो बुरी तरह मुस्तरब हुई थी और बेतहाशा रोई थी, और फिर खुद से एक और वादा कर लिया, कभी किसी पर एतबार न करने का, कभी किसी से मोहब्बत ना करने का। ठीक से नाश्ता करो सोहा, ध्यान की तरह तुम्हारा। वो कितनी देर से चाय का कप लिए बैठी थी। ताईजान ने टोका तो मोईद ने बेसाख्ता उसको देखा था। वो बहुत मुजम्मिल और थकी थकी सी लगी। आंखों की सुर्खी बेख्वाबी का निशान थी। बस ताईजान, दिल नहीं चाह रहा, उसने बेजारी से कहा। तो चची जान ने उससे कहा, एक तो ये दिल हमें ले बैठा है, ज़रा इसकी सेहत देखें आपा। चाय पी पी कर अपना सत्यानाश मार लिया है इसने। चची जान को खालिस्तान माओ वाली फ़िक्र लगी थी, जबकि वो सबकी तवज्जो खुद पर मरकूज़ पाकर जज्बस होने लगी। अच्छी खासी तो हूँ, आपको तो यूं ही वहम हो गया है। अब तो पेपर से भी पीछा छूट गया है, अब किस बात की फ़िक्र है अभी। इतवार की छुट्टी की वजह से वो सुबह बहुत आराम से नाश्ता कर रहे थे। वजदान ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा तो वो खामोशी से चाय के घूंट भरने लगी। वाकई सोहा, अपनी सेहत की तरफ ध्यान दो, आंखों के गिर्द हल्के पड़ने लगे हैं कमज़ोरी की वजह से। सबा ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया तो बिना कुछ कहे कप को सॉसर में पटक कर वो उठ कर चली गई। सबा बेचारी हक तक सी रह गई। बाकी सबके लिए भी उसका ये तर्ज अमल इंतहाई गैर नागवार था। वो तो शुक्र है कि ताया जान और चचा जान उनसे पहले ही नाश्ते से फारिग होकर चले गए थे, वरना जोहा की खिंचाई लाजमी थी। बहुत बदतमीज़ हो गई है ये। चची जान बेचारी खजल सी हो गई। जब से उन्हें ताईजान के जोहा और मोईद से मुतालिक फ़ैसले का इल्म हुआ था, तब से वो उसके अच्छे रवैये की मुतमनी हो गई थी। हालांकि उसकी हर आदत और अंदाज सबके लिए खेल के मानद था, मगर मोईद जैसे सुलझे हुए लड़के के लिए उनके ख्याल में जोहा को अपने अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत थी। ये सब भी तो पेपर्स को उसकी छेड़ बना के बैठ गए हैं। ताईजान ने अपने मखसूस अंदाज में जोहा की हिमायत की तो सुबह ने बड़ी सादगी भरी शरारत से कहा, यूँ तो आप सभी कन्विंस करने के लिए मोईद भाई का सहारा लेती हैं, ये जोहा को क्यों नहीं समझाते। मैं क्या समझाऊँ? मोईद ने उसे खफीफ सा घूरा। सबा का मतलब पाकर ताईजान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। मुझे भी तो समझा रहे थे, उसने लापरवाही से कहा तो वो मुतासिफाना अंदाज में सांस लेते हुए दान के सफ़ाहत खंगालने लगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे आमिल बाबा से रिजू किया जाए, हर मुश्किल का हल मिनटों में निकल आएगा। वजदान की ज़बान फिर से बेकरार हुई। बिल्कुल ठीक, ये ऐसा अमल कराएगा कि जोहा आपी की सीट पर आमिल बाबा के मौकुल पेपर्स लेके आएंगे। क्यों? हमरा की उससे कम ही बनती थी। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली तो वो उसे घूरने लगा। हाँ क्यों नहीं, आजमा के देख लो, तुम्हारी जगह तो कभी कोई जिद ना गया पेपर्स देने। सबा ने उसे घूरा था। मैं आप ही की तरह नालायक थोड़ी हूँ, उसने शान बेनियाजी से कहा था। वजी, तुम अपने आमिल बाबा से एक अदद तावीज़ खात्मा खुशफहमी का क्यों नहीं लेते? हमरा ने मलाइमती से पूछा तो वो बोला, तुम्हारे लिए? जी नहीं, अपने लिए, उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तो चची जान ने उसे झड़क दिया, कभी तो खामोशी से कुछ खा पी लिया करो, इसलिए तो सेहत नहीं बनती तुम लोगों की। वो मुँह बनाकर रह गई थी। अनस नहीं आया अभी तक? ताईजान को तशवीश हुई थी। सुबह सवेरे ही मौसूफ अपने किसी दोस्त के साथ निकल लिए थे और अभी तक गायब थे। एक ही तो छुट्टी होती है आपा, गुजारने देना अपने ढंग से, चची जान ने मुस्कुराकर कहा तो वजदान ने लुकमा दिया। इसके बाद तो लंबी कैद है, बल्कि उम्र कैद, उसका इशारा समझकर सभी के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। तुम्हारा क्या ख्याल है शादी से मुतालिक मोईद? ताईजान ने अचानक ही पूछा था। जी अच्छा है। वो इस सवाल के लिए तैयार नहीं था, गड़बड़ा गया। वजदान का कहा सबसे बुलंद हुआ था। क्या खूब कहा, ये तो तैयार बैठे हैं।
میرا مطلب تمہاری شادی سے متعلق ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ خفیف سا ہو گیا، ٹالنے والے انداز میں بولا، ابھی آپ ان 2 شادیوں سے تو نمٹ لیں، یہ تو اللہ کی مدد سے ہو ہی جائیں گی، مگر تم بھی تو کچھ سوچو۔ فی الحال تو میں اپنے کریئر کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی کچھ سوچوں گا۔ وہ خود کو انیزی محسوس کرتے ہوئے بات ختم کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ تائی جان نے کہا، تم بس ارادہ کر کے مجھے بتا دینا، سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارے لیے لڑکی میں خود ڈھونڈوں گی۔ آف کورس بڑی مامی، وہ جھیپ سا گیا تھا۔ ہائے امی، بیچارے موہت بھائی سے تو پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہ ہمراہ کو موہت کی فرما برداری پر ترس آیا تھا، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی صبا بول اٹھی، ابھی ٹائم ہے موہت بھائی، بتا دیں، ورنہ امی تو لڑکی پسند کیے بیٹھی ہیں۔ صبا کی بات پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ چچی جان نے بھی سنجیدگی سے کہا، واقعی بیٹے، پوری زندگی کا معاملہ ہے، فرما برداری بھی ایک حد تک ہی اچھی ہوتی ہے۔ ارے نہیں چھوٹی مامی، وہ دھیرے سے ہنس دیا تھا، آپ بھی کس کی باتوں میں آ رہی ہیں؟ میرا فیصلہ بھلا آپ لوگوں سے الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تک میری ذات سے متعلق جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں، میں ان سے بہتر فیصلے کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی فرما برداری ان کے دلوں میں اتر گئی۔ مجھے یقین تھا موہت کبھی بھی انس کی طرح ہر معاملے میں بڑھ بڑھ کر نہیں بولے گا، انہوں نے آرام سے کہا تو ان سب کو ہنسی آ گئی۔ بہرحال اس گفتگو سے تائی جان کے ساتھ ساتھ چچی جان کو بھی تسلی ہو گئی تھی کہ زوہا کا مستقبل کیسا تھا۔ فون کی مسلسل بجنے والی بیل نے زوہا کو جھنجھلا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک تو یوں ہی صبح اس کی خراب تھی، اوپر سے گھر والوں نے بھی جیسے اس سے لاپرواہی اختیار کر لی تھی۔ اس کا خیال تھا ہمیشہ کی طرح صبح اس کے پیچھے آ کر اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی، مگر وہ بھی جیسے خبی سے بے نیاز سی ہو گئی تھی۔ ابھی وہ بہت بیزاری کے حصار میں تھی، مگر دوسری طرف پا کر ساری بیزاری اور خوف لمحہ بھر میں اڑن چھو ہو گئی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا زوئی، اس بھری دوپہری میں تمہیں شاپنگ کی سوچ رہی ہے، اس نے چڑھ کر کہا تھا۔ پہلے تو وہ صبح سے اپنے کمرے میں گھسی رہی تھی، صبح نے اس کے پیچھے جانے کا قصد کیا تو چچی جان نے اسے صاف منع کر دیا۔ ان کے خیال میں وہ زیادہ ہی بگڑتی جا رہی تھی، اور اب اچانک اسے شاپنگ کا جوش چڑھ گیا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے، سارے بازار پاگلوں سے بھرے ہوتے ہیں؟ وہ اس کی الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے آرام سے کہہ رہی تھی۔ زوئی، میں نہیں جا رہی، ویسے بھی اتنی آرام سے شاپنگ ہوتے رہی ہے۔ مریم پھپھو نے اچھا شیڈول بنا رکھا ہے شام کا۔ صبح کو یوں بھی کہیں آنے جانے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور شاپنگ تو تقریباً اس کی چڑ ہی بن چکی تھی۔ اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز وہ زوہا یا چچی جان سے منگوا لیا کرتی تھی، مگر زوہا آج ہر حال میں اسے ساتھ لے جانے پر مصر تھی۔ دراصل میں پیپرز کی تیاری کرنے کا سوچ رہی ہوں، سپلی میں دے لوں گی نا، اس لیے بہت امپورٹنٹ بک خریدنی ہے، اور کچھ اور چیزیں بھی، اب فٹافٹ اٹھ جاؤ۔ صبا نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ بہت اچانک ارادہ نہیں بن گیا تمہارا؟ اپنا لائکی کا ٹھپا بھی تو اتارنا ہے۔ اس نے ہلکی سی سانس بھری تھی۔ صبا اس کے نکالے ہوئے سوٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کس کے ولیمے پر جا رہے ہیں؟ اس نے اپنے کاٹن کے نئے سوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ پیچ کلر کا ہلکی سی کڑھائی اور کٹ ورک سے مزین یہ سوٹ اس نے زوہا کے برتھ ڈے پر پہنا تھا، اس کے بعد سے یوں ہی رکھا تھا۔ بہت بدذوق ہو تم سبھی، کبھی کبھار تو بازار جاتے ہیں ہم، لوگ کیا سوچیں گے، کیسے برے ہولیے میں آتی ہیں۔ زوہا نے اپنے تئیں بڑی عقل مندانہ بات کہی تھی، مگر صبا اسے فہمائشی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ جلدی کرو نا، میں نے ہمراہ کو بھی کہہ دیا ہے، آئس کریم کا پروگرام ہے، زوہا نے اجلت بھرے انداز میں کہا۔ مبادہ وہ مزید سوال جواب پر اتر آئی۔ خیریت تو ہے نا زوہا؟ آج تک تم نے خود تو اپنے پیسوں سے آئس کریم نہیں کھائی ہے، اور ہمیں کھلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ صبا نے خاصی بے یقینی سے اسے دیکھا تو زوہا نے کپڑے اس کے ہاتھ میں تھما کر اسے باتھ روم میں دھکیل دیا۔ ہو گئی آپی تیار؟ ہمراہ بالکل ریڈی تھی۔ یہ جو تمہاری آپی ہے نا، یہ ڈنڈے کے زور پر قابو آتی ہیں، وہ مشکل تو کپڑے بدلنے کے لیے گھسایا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود کا جائزہ لیتے ہوئے مدبرانہ جواب دیا تھا۔ ویسے زوہا آپی، اب واقعی آئس کریم کھلائیں گی ہمیں؟ ہمراہ کو بھی یقین کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ ہائے ہمراہ، کیا میں اتنی کنجوس ہوں؟ وہ پریشان سی اس کی طرف پلٹی تھی۔ آپ کو نہیں پتہ؟ ہمراہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی تھی۔ اتنی گرمی میں
پتہ نہیں آج میرا کیا حال ہوگا۔ صبا کپڑے تبدیل کر کے نکلتے ہوئے سخت انداز سے کہہ رہی تھی۔ وہ ہمراہ کو گھورنا چھوڑ کر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی اور چاپلوسانہ انداز میں بولی، بہت اچھی لگ رہی ہو، لیکن اگر بال بھی کھول کے رکھو تو جولائی کے مہینے میں ہی باہر آ جائے گی۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ اتنی گرمی میں آج میری فوتگی اور پرسوں تک سویم ہو جائے گا؟ صبا نے دانت پیسے تھے، ان کے دماغ کو گرمی چڑھ گئی ہے۔ ہمراہ نے فیصلہ دیا تھا۔ اچھا اب جلدی کرو، 4:30 بجنے والے ہیں، اس نے کہا تو صبا متاسفانہ انداز میں دیکھتی اوپر سے بالوں کو کنگھی سے سنوار کر دوپٹہ اوڑھنے لگی۔ بال تو ڈھنگ سے بنا لو۔ وہ رہ نہیں سکی تھی، مگر اب کی بار صبا کو غصہ آ گیا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، میں کون سا کسی کی شادی میں شریک ہونے جا رہی ہوں؟ اچھا بابا، جیسے چاہو چلو، بعد میں مجھے مت کوسنا، وہ ضد ہو کر بولی تو صبا نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا، امی سے کہہ دیا ہے نا بازار جانے کا؟ ہاں، اتنی مشکلوں سے اجازت ملی ہے، کہہ رہی تھی شام کو چلی جانا، مگر میرا تو ابھی دل چاہ رہا ہے نا، اس نے اطمینان سے کہا تھا۔ ایک تم اور ایک تمہارا دل، چلو مرداب۔ صبا کو ایک اچھی اور پرسکون نیند کھونے کا دکھ تھا، اور بازار جا کے زوہا نے خریدنا تو کچھ بھی نہیں تھا، ہر دکان پر بھاؤ تاؤ کیا اور ناک بھوے چڑھا کر آگے چل دی۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں میرے، ایسی کون سی نادر و نایاب سی شاپنگ کرنی ہے زوہا؟ شاید گرمی نے صبا جیسے ٹھنڈے مزاج کی لڑکی کو بھی تپا کر رکھ دیا تھا۔ میرا کیا قصور ہے اگر کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تو؟ اس نے مسکین شکل بنائی تو ہمراہ نے ٹوک دیا، ذرا سائڈ پر ہو کر چل لیں، بیچ سڑک پر لڑتی بالکل جاہل لگ رہی ہیں۔ سائڈ پر لڑتی بھی جاہل ہی لگیں گی، خواہ ہی ہمیں جولائی کے مہینے میں مارچ کروا رہی ہے۔ صبا جھل بن کر رہ گئی تھی۔ چلو آؤ، آئس کریم کھلاتی ہوں تمہیں، 5:30 تو بج ہی چکے ہیں۔ اسے صبا کی رنگت دیکھ کر ترس آ ہی گیا تھا۔ تو تم 5:30 بجانے کے لیے سڑکوں پر پھر رہی ہو؟ صبا نے اسے کچا چبا جانے والے انداز میں دیکھا تھا۔ نہیں، بجانے تو 6 تھے، مگر خیر انتظار کر لیں گے، وہ نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہوئے صبا قدرے ہچکچائی تھی۔ کہیں اور آئس کریم نہیں ملتی ہے کیا؟ بے وقوف مت بنو، وہ اسے کھرکتی گلاس ڈور دھکیلتی اندر داخل ہوئی تو اس کے اعتماد کو دیکھ کر صبا نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ ان کے ایک ٹیبل سنبھالتے ہی ویٹر چلا آیا تو زوہا ہی نے اسے کولڈ ڈرنک کا آرڈر دیا تھا۔ اسی دوران اسے یاد آ گیا کہ اس نے اپنی ایک بہت ضروری بک لینا تھی۔ خدا کے لیے زوئی، اب آرام سے بیٹھی رہو، میں تو یہاں سے واپسی سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اٹھنے کو تیار نہیں ہوں، صبا نے صاف صاف جواب دے دیا تھا۔ ابھی تو ایئر کنڈیشنر میں بمشکل حواس قابو میں آئے تھے، ایسے باہر کی دھوپ کا سامنا کرنا اسے جہنم کی آگ کے مترادف ہی لگا تھا۔ یہ پیچھے ہی تو بک شاپ ہے، زوہا نے منت بھرے انداز میں کہا، مگر وہ نہیں مانی۔ واپسی پر لے لینا، میں نہیں جا رہی، آج کل دکانیں جلدی بند ہو جاتی ہیں، میں ایسا کرتی ہوں ہمراہ کے ساتھ جا کر بک لے آتی ہوں۔ وہ تو جیسے اپنی بات پر اڑ ہی گئی تھی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا زوہا، میرے پپا کا ریسٹورنٹ نہیں ہے جو مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہی ہو۔ صبا نے دانت پیسے، مگر اٹھنے کو اب بھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ بس 10 منٹ بیٹھو، میں ابھی 2 منٹ میں آئی۔ صبا کی گھورتی نظریں اور غصے سے بے اثر وہ ہمراہ کا ہاتھ تھامے یہ جا وہ جا صبا حق تک بیٹھی تھی۔ یا میرے خدایا، کہیں اس کا دماغ تو نہیں گم گیا؟ وہ یوں خود کو اکیلے بے وقوفوں کی طرح بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ زوہا نے سوچنے کا موقع ہی کب دیا تھا کہ وہ کچھ فیصلہ کرتی؟ 10 کے بھی 15 منٹ گزر گئے، تب اس کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ ویٹر 2 مرتبہ آرڈر لینے کے لیے آیا تو صبا نے خود پر قابو پاتے ہوئے اسے فی الحال منع کر دیا۔ دل ڈوبا جا رہا تھا، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو۔ زوئی کو تو یوں بھی اندھوں کی طرح چلنے کی عادت ہے، اور جب وہ سوچ چکی تھی کہ اب اسے رونا شروع کر دینا چاہیے، اسی وقت گلاس ڈور دھکیل کر داخل ہوتے شخص کو دیکھ کر نہ صرف اس نے سکون کی سانس لی، بلکہ بے ساختہ مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلا کر آنے والے کو اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ حیران سا اس کی ٹیبل کے پاس آ رکا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایمان در حقیقت بہت حیران ہوا تھا۔ زوہا تو پھر بھی اکیلے گھر سے نکلنے کی ہمت کر لیتی تھی، مگر صبا کا یوں ریسٹورنٹ میں تنہا دکھائی دینا واقعی اچنبھے کی بات تھی۔ یہ سب اس خبیث زوہا کا کمال ہے، مجھے یہاں بٹھا کر خود شاپنگ کرنے دفعہ ہو گئی ہے، اس نے دانت پیس کر کہا تو وہ کرسی کھینچتا اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ اکیلی گئی ہے؟
इमाद को तशवीश हुई थी। नहीं, हमरा भी उसके साथ है, उसने बताया। फिर पूछने लगी, लेकिन आप यहाँ इस तरह क्या कर रहे हैं? मेरा लंच आ रहा है, मैं रोज़ाना यही लंच करता हूँ। तुम अपने जहन के घोड़े फिजूल ख्यालात के लिए दौड़ाने की कोशिश मत करो। उसके मायने की ऐसी मुस्कुराहट इमाद को महसूस कर गई थी। ये कौन सा लंच टाइम है? 6 बज रहे हैं, सबा ने हैरत से कहा था। आज एक मीटिंग में टाइम निकल गया है, इसलिए अभी आ रहा हूँ। वैसे ही जोहा का दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब नहीं हो गया? इमाद ने कहते हुए कलाई उलट कर टाइम देखा तो सबा ने कहा, अब इसकी सज़ा ये है कि आप मुझे आइसक्रीम खिलाकर ड्रॉप कर दें। वो यहाँ आएगी, मुझे गायब पाकर उसके भी हवास गायब हो जाएंगे। इमाद ने उसकी होशियारी पर उसे घूरा था। ये उसकी सज़ा है या मेरी? अब इत्तेफाकन ही सही इमाद भाई, मगर आप मेज़बान बन ही चुके हैं तो फिर तकल्लुफ़ क्या? वो शरारत से बोली तो इमाद ने मुतासिफाना अंदाज में उसे देखा। बहुत नदीदी हो तुम सभी, नौफल को बताना पड़ेगा ये सब। इमाद भाई, वो झीप गई थी। उसकी टिमटिमाती रंगत देखकर वो हंस दिया। लंच का इरादा मुलतवी करते हुए इमाद ने भी आइसक्रीम का ही ऑर्डर दिया था। बिल पे करके उसने सबा को उठने का इशारा किया तो उसे जोहा और हमरा की याद सताने लगी। पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगी। एक फ़ैसला कर लो, यहाँ बैठकर उनका इंतज़ार करना है या घर जाना है? इमाद ने उससे कहा तो वो गड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। घर ही जाऊँगी, उसका क्या पता कब आए। याद आ गई होगी कोई नई चीज़। पार्किंग लॉट में जगह ना मिलने के बायस इमाद अपनी गाड़ी सड़क की दूसरी तरफ पार्क करके आया था। एक तो मुझे लाहौर की ट्रैफिक से बहुत वहशत होती है। सबा ने खौफज़दा होकर बच्चों की तरह इमाद का हाथ थामा था। मान गए भाई, बड़ी प्यारी हो गई है ज़िंदगी तुम्हें, कहीं नौफल का वारा ही बेवा ना हो जाए। उसने मजाक उड़ाया तो लफ्ज़ बेवा पर वो बेख्तियार हंसी थी। इमाद उसे बाहर ही ड्रॉप करके चला गया था। वो अपनी हरकत पर महसूस होती अंदर चली आई। बैग टेबल पर पटकते हुए वो सोफे में धंसी जोहा का मुतवक्को रद्दअमल सोच कर उसे हंसी आ रही थी। तुम क्या ज़ाफ़रान का खेल देख आई हो जो दांत अंदर नहीं जा रहे? जोहा की आवाज़ बहुत गैर मुतवक्को तौर पर उभरी तो वो उछल पड़ी। बाहर से आने की वजह से वो साथ वाले सोफे पर नीम दराज जोहा को बिल्कुल भी नहीं देख पाई थी। तुम कब आई? वो जी भर कर हैरान हुई थी। हम लोग तो उसी वक्त आ गई थी, उसने मज़े से कहा तो सबा को शौक पहुंचा। मुझे अकेली को वहाँ छोड़कर? उसे छोड़ो, ये बताओ कि गैर मुतवक्को मुलाकात कैसी रही? जोहा ने उसकी तरफ देखते हुए बड़े इश्तियाक से पूछा तो सबा ने उसे शकी नज़रों से देखा। तुम्हें कैसे पता कि वहाँ मेरी किसी से मुलाकात हुई है, वो भी गैर मुतवक्को? हमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है बिल्कुल, हमारे मौकुल हमें सब खबर देते रहते हैं। तुम मुलाकात का हाल और अहवाल बताओ। थोड़ी सी बातें हुई, फिर आइसक्रीम खाई और वो मुझे घर ड्रॉप कर गए। बातें क्या क्या हुई? जोहा ने बेताबी से पूछा तो उसने रसान से कहा, तुम्हें गालियाँ दी और क्या। खैर, अब तुम बताना न चाहो तो अलग बात है, उसने नाराज़ हुए बगैर कहा। फिर दोबारा मुतजस्सिस हो उठी। वैसे तुमने उनका शुक्रिया भी अदा किया या नहीं? इसकी क्या ज़रूरत थी, भाई और होते किस लिए हैं? सबा ने तुनक कर कहा तो वो जैसे उछल पड़ी। भाई? तुम उन्हें भाई कह रही हो? तो और क्या, बाजी का हूँ। सबा ने नागवारी से उसे देखा, फिर बोली, जो शुरू से समझा है वही कहूँगी ना। सभी, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? जोहा को उसका मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और तुम्हारे मुतालिक तो मुझे 100% यकीन है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। किसको भाई कह रही हूँ मैं? सबा ने कदरे तहम्मुल से पूछा तो वो ना समझने वाले अंदाज में बोली, नौफल भाई को। मगर मैं तो इमाद भाई के साथ आई हूँ, सबा ने कहा तो जोहा सदमे का शिकार होने लगी। तो क्या नौफल भाई वहाँ नहीं पहुँचे? क्या मतलब है तुम्हारा? सबा का दिल धक से रह गया। उन्होंने ही तो कहा था तुमसे मिलने के लिए। जोहा ने मज़ीद छिपाना मुनासिब नहीं समझा था। कितनी जलील हो तुम जोहा। सबा पर सोच कर ही घबराहट तारी होने लगी। अगर वो वाकई वहाँ आ जाते तो? मगर वो आए क्यों नहीं? जोहा ने मुतफक्किराना अंदाज में कहा तो सबा ने कुशन उठाकर उसे दे मारा, क्योंकि उनका दिमाग तुम्हारी तरह उल्टा नहीं है। उन्होंने मजाक किया और तुम संजीदा हो गई। वैसे बहुत बुरी हरकत की है नौफल भाई ने। जोहा को सारा मज़ा किरकिरा होता महसूस हुआ था। मेरे हक़ में तो बहुत अच्छा हुआ, कहीं आ जाते तो मैं थी अगले जहाँ। सबा ने फ़ौरन खुदा का शुक्र अदा किया था।
फिर सोहा को एक हाथ चढ़ दिया। और तुमने आइंदा ऐसी कोई फिजूल प्लानिंग की तो फिर देखना, स्टूपिड। उसे वाकई ये सब पसंद नहीं आया था। जोहा ने मुंह फुला लिया। आ गई आप? हमरा ने आते ही मुस्कुराकर पूछा तो वो इत्मीनान से बोली, बिल्कुल, पहले इमाद भाई ने आइसक्रीम खिलाई, फिर घर ड्रॉप करके गए हैं। ये इमाद भाई कहाँ से आ गए इस स्टोरी में? हमरा ने हैरान होकर जोहा को देखा। वो सांस भर कर रह गई। तुम लोगों की स्टोरी बिल्कुल पाकिस्तानी फिल्मों जैसी थी। करना कुछ होता है और कुछ और हो जाता है। सबा ने चिढ़ाती हुई अपनी सैंडल्स उठाने चली गई थी। आपकी तो सारी प्लानिंग नाकाम हो गई। हमरा ने मुंह लटकाए बैठी जोहा से कहा तो वो दिल मिला उठी। ये तो मैं नौफल भाई से पूछूंगी ना। इतनी गर्मी में हमारी मार्च पास्ट करवा दी और वो ठंडी होकर घर पहुंच गई। सबा की मुस्कुराहट ने उसे अहमक बन जाने का शिद्दत से एहसास दिलाया था। जोहा भी टैंक लाऊं आपके लिए? हमरा को उस पर तरस आ रहा था। वापसी पर वो कितने फ़ख्र से उसे अपना कारनामा सुना रही थी। रहने दो हमरा गुड़िया, टैंक पीने से उस आइसक्रीम का सदमा तो कम नहीं होगा ना जो तुम्हारी बहन अकेले में खा के आ रही है। उसके आह भर कर कहने पर हमरा को भी हंसी आ गई। हमने भी तो आज उनके मुकाबले पर खाई है। क्या? जोहा को समझ नहीं आई थी। धूप और क्या, वो बेसाख्ता बोली तो जोहा को भी हंसी आ गई। अदीना ने नाक के जरिए लंबी सांस खींचते हुए नौफल को देखा जो इस वक्त कहीं जाने को तैयार था। खूबसूरत ड्रेसिंग और खुशबुओं में नहाया उसका भरपूर मर्दाना सरापा किसी तौर भी नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं था। खैरियत तो है? आज इस वक्त ये बात बहारी किसके गुलशन को महकाने जा रही है? उसने चौंक कर आईने में अदीना के अक्स को देखा, फिर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ पलट गया। ये मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद ही पता चल जाना चाहिए। उसका मूड बेहद खुशगवार था। झटका अदीना को उसका मतलब पाकर लगा था। सबा से मिलने? खुद पर बहुत जब्त करते हुए भी वो तहय्युर से पूछ बैठी तो वो अपने हाथ दाएं बाएं फैलाकर शरारत से बोला, तुम्हें मेरी हालत से नहीं लग रहा है? उसके होठों की मुस्कुराहट, आंखों से झलकती जगमगाहट और शोखी अदीना के अंदर बेहद शोर मचाने लगी। क्या होने चला था? उसने तो बहुत होशियारी के साथ मोहरे चले थे, फिर ये बात कैसे उसका मुकद्दर होने लगी थी? ये शख्स किस कदर बेमहर है। ये शख्स कैसे खुशी से खुद को किसी दूसरे को दान कर रहा है। इसे मैं मेरी आंखों में मचलती ख्वाहिशात क्यों दिखाई नहीं देती? वो जैसे ख्वाब की कैफियत में चलती उसके सामने आ खड़ी हुई थी। क्या ये मोहब्बत है नौफिल? उससे कभी तक खातिर होने के बावजूद तुम उसे इस कदर एहतमाम से मिलने जा रहे हो। क्या इसे मोहब्बत कहते हैं? उसने बेयकीनी से पूछा तो नौफिल ने पुरसुकून अंदाज में उसे देखा था। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारी तो पसंद की शादी थी, लव मैरिज। तुम क्या कहती हो इस बारे में? लम्हों में वो आंखों में आंसू भर लाई थी। कुछ मत पूछो नौफिल, वहाँ कुछ नहीं था। वक्ती कशिश थी और बस मोहब्बत तो एक अनछुआ जज्बा ही रहा वहाँ। ये एक नया भेद वो आज खोल रही थी। उसके आंसू सही मायनों में नौफिल को गड़बड़ाने पर मजबूर कर गए थे। जब से वो उस घर में आई थी उसे किसी ने किसी किस्म की बासपरस नहीं की थी और ना ही नौफिल ने कभी तलाक की वजूहत जानने की कोशिश की थी। फॉरगेट इट अदीना, पूरी ज़िंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, एंजॉय योर लाइफ। नौफिल ने उसके आंसुओं से मुतासिर होते हुए उसे तसल्ली दी थी। और तो कोरोना उसे हमेशा ही घबराहट में मुब्तला कर देता था, शायद इस वजह से कि उसने हमेशा हत्ता लामकान कोशिश की थी कि उसकी माँ और बहन की आंखों में कभी आंसू ना आए। इसी वजह से वो ख़वातीन को रोना नहीं देख पाता था। तुमने तो मुझे नहीं रोका नौफिल, वरना आज शायद ये सब यूँ न होता। उसने भीगे हुए पुरशिकवा अंदाज में कहा था। कोई किसी के रुकने से नहीं रुकता दीना, ये राह ही ऐसी है। जितनी दुश्वारियाँ बढ़ती हैं उतना ही शौक़ भी हद से सवा होता जाता है। तुम मुझे रोकते तो मैं रुक जाती नौफिल। मैं तो मुंतज़िर ही रही कि कब तुम मुझे पुकारोगे, मगर तुमने तो मुझे कभी इस काबिल समझा ही नहीं, न कल और ना ही आज। वो बेहद जज्बाती होकर बोली तो नौफिल को अंदाज़ा हो गया कि वो फिर से उस रोज़ जैसे जज्बाती दौरे का शिकार हो रही थी। ये सब खुदा की करनी है अदीना, जो जिसके नसीब में लिखा है वो तो भुगतना ही है। मगर मैं ही क्यों नौफिल? इस राह में मुझे भी तो कोई मुखलिस और मोहब्बत करने वाला इंसान मिल सकता था, जैसे तुम सबा को मिल गए।
वो मचल उठी थी। अदीना के अंदाज उसे परेशान करने लगे। अदीना, ज़िंदगी में हर बार वही कुछ नहीं होता जो हम चाहते हैं। तुम दिल छोटा मत करो। मुझे यकीन है कि खुदा ने तुम्हारे लिए भी कोई बहुत अच्छा शख्स चुन रखा होगा जो जल्दी या बदेर तुम्हें मिल जाएगा। वो संजीदगी से बोला और फिर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर टाइम देखते हुए माजरत ख्वाना अंदाज में बोला, अब मैं चलता हूँ, काफ़ी लेट हो चुका हूँ। वह बाउजलत पलट कर साइड टेबल पर धरी गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाने लगा तो वो दिल गिरफ्तगी में हंसकर आंसू साफ करते हुए बोली, हाँ, भला कौन रुकता है किसी के लिए। नौफल फ़ौरन उसकी तरफ पलटा था। ऐसा कभी सोचना भी मत अदीना, तुम्हारा कोई मसला, कोई परेशानी मुझसे अलग नहीं है। उसने सख्ती से बावर कराया तो वो यूँ हंसती थी जैसे इससे पहले कोई सीरियस बात ही ना हुई हो। वो भी मुतमईन हुआ था। अब मैं चलूँ? दोस्ताना अंदाज में पूछा तो अदीना ने दिल की जलन को छिपाते हुए कहा, बहुत बेताब हो रहे हो, समझा करो ना यार, किसी लड़की से पहली पहली मुलाकात है, लेट हो जाना अच्छा शगुन तो नहीं है ना। वो कह रहा था। अदीना का जी चाहा उस वक्त कोई ऐसी बात कह दे जो नौफल का ये हंसता मुस्कुराता मूड बर्बाद करके रख दे और वो उसी वक्त सब अमीर पर लानत भेज दे। वैसे वो मान कैसे गई? वो तो सुना है किसी अजनबी से बेतकल्लुफ़ नहीं होती। वो बेख्तियार बोली थी। अच्छा है ना, उसकी पहली बल्कि हर डेट मेरे साथ ही होनी चाहिए। वो पुरसुकून अंदाज में मुस्कुरा दिया था। पिछले 4 दिनों की टेंशन तो आज सुबह से होने वाली मुलाकात के फ़कत तसव्वुर ही से उड़न छू हो गई थी। दिलो दिमाग तमाम खदशात व वहम से बिल्कुल पाक थे। वो मज़ीद कुछ कहना चाहती थी कि नौफल उसे बाजू से थामे अपने साथ कमरे से बाहर ले आया। अब मज़ीद डिस्कशन फिर कभी सही, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, कहीं बदशगुनी ना हो जाए। शरारत से कहता वो चला गया। उसका उठने वाला हर कदम अदीना को अपने दिल पर पड़ता महसूस हुआ था। खुदा ने वाकई मेरे नसीब में बहुत शानदार सा आदमी लिख रखा है और उसे मैं बहुत जल्दी हासिल कर लूँगी। नौफल अहमद, उसने बहुत तनफ़ुर से सोचा था। फिर नौफल और सबा की मुलाकात का तसव्वुर जहन में लहराया तो वो तन बदन से सुलग कर रह गई। खुदा करे नौफल अहमद ये पहली मुलाकात ही किसी बहुत बड़ी बदशगुनी का शाखसा न बन जाए। उसने पूरे दिल से बदुआ मांगी थी। वो बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ी ड्राइव करने के बावजूद मुकर्रर जगह पर लेट ही पहुंचा था। ऊपर से रेस्टोरेंट के बाहर कहीं गाड़ी पार्क करने की जगह तक नहीं थी। अभी वो पार्किंग के लिए जगह तलाश कर रहा था जब उसकी निगाह सबा और इमाद पर पड़ी थी। किसी की बददुआ ने बहुत तेज़ी से उसके गिर्द अपना हिसार बनाया था। वो इमाद के हाथ में हाथ दिए सड़क पार कर गई थी। इमाद ने ड्राइविंग सीट संभाल कर उसके लिए फ्रंट डोर खोल दिया तो वह हवा से उड़ते दुपट्टे को संभालती अंदर बैठ गई। इमाद ने कुछ कहते हुए आगे झुक कर उसकी तरफ का दरवाज़ा बंद किया तो वो जवाब में हंस दी। उनकी गाड़ी नौफल के सामने से गुजरी थी और वो स्टीयरिंग व्हील पर हाथ धरे बेयकीनी से ये मंजर देखता रहा था। इर्द गिर्द की गाड़ियों के तेज़ हॉर्न उसे हवास में लाने का सबब बने थे। इश्तियाल ने गलबा पाया तो जबड़े भींच कर वो रह गया। तुम्हारा ये गुनाह नाकाबिले माफ़ी है सबा मीर। उसने गाड़ी इस कदर बेदर्दी से रिवर्स की थी कि गाड़ी के टायर चिरचिरा उठे थे। ओके जी, तो हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है और आपको अब तक कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और आइसक्रीम वाला सीन तो बहुत अच्छा था और जोहा की कंजूसी खैर, और वो सीन मेरे लिए रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और अदीना पास नहीं आएगी ना, और उसने तो खैर बददुआ बहुत जल्दी असर करती है और मुझे बिलीव भी है कि ऐसा होता है। और आपका क्या ख्याल है? और उसने देखी यहाँ थी और बेचारे उनकी ज़िंदगी पे क्या हो गया। और नौफल को बट मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि उसको यकीन नहीं करना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसे खुद बात करनी चाहिए सबा से कि ऐसा क्यों हुआ और ये सब क्या था। वो अगर बात करे तो ज़रूर मतलब अपने मन में रखना किसी चीज़ को तो वो गलत है ना। आप बात करेंगे तो ज़रूर कोई ना कोई रिज़ल्ट निकल आएगा और चलिए देखते हैं बाकी क्या होगा। और मैं तो खैर एक्साइटेड हूँ। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इंस्टा अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। अब हम आपसे कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़।